जी, तो क्लासिकल मैकेनिक्स का दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं। कल हमने न्यूटोनियन मैकेनिक्स से शुरू की थी और न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर जो सिंगल पार्टिकल तक है वो कंप्लीट कर लिया था। आज उसका दूसरा पार्ट शुरू करते हैं, वो है मैकेनिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। मैकेनिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। कल मैंने एक थोड़ा सा आइडिया दिया था सिस्टम ऑफ पार्टिकल का क्या है, तो एक स्केच में ड्रा कर देता हूँ कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं। ये लाइक कोई सेंट्रल पॉइंट ओ चूज़ कर लेते हैं जिसको रेफरेंस पॉइंट भी कहा जा सकता है। तो इस रेफरेंस पॉइंट के अंदर फ़िलहाल मैं दो कोई पार्टिकल कंसीडर कर लेता हूँ। एक पार्टिकल है आई और दूसरा पार्टिकल है जे। तो आई जो पार्टिकल है इसका पोजीशन वेक्टर इस रेफरेंस पॉइंट से आर आई है और जे पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट वो आर जे है और इन दोनों का जो आपस में डिस्टेंस है वो आर आई जे उसको कहा जा सकता है। तो ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। इस तरह के बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। इसमें जस्ट दो पार्टिकल एज एन एग्जांपल कंसीडर किए गए हैं। तो ये पार्टिकल अगर जे पार्टिकल आई पार्टिकल पे कोई फोर्स एक्सर्ट करता है तो फोर्स जो एक्सर्ट करेगा इस फोर्स को बाय कन्वेंशन लिखा जाएगा एफ आई जे। अब एफ आई जे यहाँ पर क्या है? एफ आई जे इज द फोर्स on particle I by particle J। ये जस्ट एक कन्वेंशन है कि जिस पार्टिकल पे फोर्स लग रही है उसको पहले लिखा जाएगा और जो पार्टिकल फोर्स लगा रहा है उसको बाद में लिखा जाएगा। इस तरह के बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो अगर इसको कंसीडर करते हुए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है, वो कैसे लिखी जाएगी? तो इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए न्यूटन लॉ ही यूज़ करेंगे। न्यूटन लॉ अगर देखा जाए, न्यूटन लॉ की जो फॉर्म है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ की जो इक्वेशन है वो है F इज इक्वल टू P। ये कल हमने लिखी थी, F इज इक्वल टू मोमेंटम डी टी। ये इक्वेशन है। लेकिन अगर इसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए लिखना चाहते हैं, जैसे मैं इस आई पार्टिकल की बात करता हूँ पर्टिकुलरली, आई पार्टिकल के लिए अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहते हैं तो इसके साथ मैं एक इंडेक्स आई लगा देता हूँ, या फिर यूँ कह लें कि ये नेट फोर्स ऑफ द आई पार्टिकल, तो ये डी पी आई बाय डी टी बन जाएगा, ठीक है। ये पी क्या है? यहाँ पर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल आई है। अच्छा, अब फर्दर एफ नेट को अगर एक्सपेंड किया जाए, इस पार्टिकल पे दो किस्म की फोर्सेस लग सकती हैं। एक फोर्स तो ये है जो जे पार्टिकल इस पे लगा रहा है जिसको एफ आई जे लिखा गया, और एक फोर्स अगर ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग सकती है। एक्सटर्नल फोर्स को लिखा जाएगा एफ आई, और यहाँ पे एक सिंपल नोटेशन ई लिख देता हूँ। ई के यहाँ पर मीनिंग है कि ये एक्सटर्नल फोर्स है। तो ये जो नेट फोर्स लिखी गई है फॉर द पार्टिकल आई, इसको अगर एक्सपेंड किया जाए ये बन जाएगी एफ आई जे प्लस एफ आई एक्सटर्नल। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इंडेक्स आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर देखा जाए कोई इंडेक्स नहीं है, इसी नज़र आ रहा है। तो ये इंडेक्स बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, इसका सम ले लेते हैं ओवर जे। सम ओवर जे का मतलब यहाँ पे क्या होगा? सम ओवर जे का मतलब ये होगा कि इस आई पार्टिकल पे अगर ये कोई सेकंड पार्टिकल है, लाइक मैं ये कह दूं कि ये पहला पार्टिकल है आई, ये दूसरा पार्टिकल है, इसी तरह कोई और तीसरा पार्टिकल मौजूद है वो भी आई, और राइट साइड पे भी देखें तो एक इंडेक्स है आई, ठीक है। अगर ये इंडेक्स बैलेंस नहीं है, इसका मतलब ये है कि इक्वेशन के अंदर कोई ना कोई मिस्टेक है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडाइसेस का
कि लेफ्ट साइड और राइट साइड पे इंडेक्स बैलेंस होना ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी इक्वेशन गलत होगी। तो ये मैंने सम कर दिया ओवर जे, ये सिर्फ लिखी गई है इक्वेशन फॉर द पार्टिकल आई। अगर हम होल सिस्टम के लिए इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, होल सिस्टम के लिए क्या किया जाएगा, तमाम जो जितने भी इस तरह के आई पार्टिकल हैं उनको सम अप कर लेते हैं, यानी कि अब इसको लिखेंगे टू गेट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर होल सिस्टम, समिंग ओवर आई। आई पे भी सम अप कर देते हैं। तो आई पे जब सम अप करेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड पे, ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, समीशन आई समीशन जे एफ आई जे प्लस एफ आई एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू समीशन डी पी आई बाय डी टी। बोथ साइड पे आई इंडेक्स के साथ सम ले लिया। अब इसको आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं, मतलब कि इसको यूँ भी लिखा जा सकता है समीशन आई एंड जे, तो ये एफ आई जे प्लस एफ आई एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू समीशन, सॉरी ये आई है, डी पी आई बाय डी टी। अब इसको पर्टिकुलरली मैं एक्सपैंड करता हूँ, अगर इस पे सम एक्सपैंड किया जाए तो ये क्या बनेगी, ठीक है। इस पे जब सम एक्सपैंड करेंगे, सिंस एफ आई जे, इसको एक्सपैंड करके 4 टर्म्स बन सकती हैं। एक टर्म वो होगी जब i इक्वल टू आई है, आई इक्वल टू सॉरी जे है, और एक टर्म होगी आई जे, और एक टर्म होगी इसकी अल्टरनेट जे आई, और एक होगी जे एंड जे। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं इन इंडाइसेस को अगर एक्सपैंड किया जाए। तो अब ये जो आई एंड आई है, इसको सेल्फ फोर्स का नाम दिया जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ही ऊपर फोर्स नहीं लगाता, तो सेल्फ फोर्स जो है वो 0 होती है। इसी तरह से ये टर्म भी 0 बन जाएगी। तो बाकी यहाँ पे 2 टर्म्स रह जाती हैं, ये वेक्टर्स हैं। तो 2 टर्म्स जो रह गई हैं, एफ आई जे दैट इज इक्वल टू एफ आई जे, ये समीशन है, सॉरी एफ आई जे प्लस एफ जे आई। अब यहाँ पे अगर न्यूटन थर्ड लॉ देखा जाए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, जितनी फोर्स जे पार्टिकल आई पे लगाएगा उतनी ही इक्वल फोर्स आई पार्टिकल भी जे पे लगाएगा, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ व्हाट वी हैव, जो एफ आई जे है ये एफ जे आई के इक्वल है, बट नेगेटिव ऑफ एफ जे आई। तो ये अगर वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाए, ये इक्वेशन इसकी राइट साइड क्या बन जाएगी, देन द राइट साइड ऑफ दैट इक्वेशन विल बिकम समीशन आई जे एंड एफ आई जे दैट वुड बिकम 0। ये एग्जैक्टली 0 हो जाएगी। तो लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1 में जो फर्स्ट टर्म है इसको कंप्लीटली 0 पुट कर देते हैं। अगर इसको कंप्लीटली 0 पुट कर दिया जाए तो ये इक्वेशन बन जाएगी लेफ्ट साइड इसकी आ जाएगी समीशन आई जे, और एक ही टर्म बची है एफ आई एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू, राइट साइड देखें तो समीशन आई डी पी आई बाय डी टी। तो अब यहाँ पे समीशन ओवर जे जो है ये यूजलेस है, ठीक है। इसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा इंडेक्स जे मौजूद नहीं है। तो इसको आप लिख सकते हैं समीशन आई एफ आई एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू समीशन आई डी ओवर डी टी। अब ये पी आई जो है, इसको अगर एक्सपेंड किया जाए फॉर दी ith पार्टिकल, तो ये बनेगा एम आई एंड आर आई डॉट। तो फर्दर इसको आप लिख सकते हैं
समीशन आई एफ आई एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू एम समीशन आई एम आई क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा तो इसको यूँ लिखा जा सकता है एम आई एंड आर आई डबल डॉट। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई फॉर द ith पार्टिकल इन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि ये न्यूटन लॉ है फॉर द सिस्टम ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ पे एक और आइडिया मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जो कि सेंटर ऑफ मास का आइडिया है। लेट्स सी व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास को यूज़ करके दोबारा से ऐसे ही इक्वेशन लिखेंगे। लेकिन सेंटर ऑफ मास का आइडिया क्यों यूज़ करते हैं? अगर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर देखें, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमारे पास से जो पार्टिकल्स हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाए तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके इस तरह की समीशन इस्तेमाल करना, सिंपल इक्वेशन को डील करना इजी नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, एक वेटेड मास लेते हैं, एक वेटेड पॉइंट लेते हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि पूरे सिस्टम का मास लाई कर सकता है, उसको सेंटर ऑफ मास का नाम दिया जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास का आइडिया यूज़ करते हुए इस इक्वेशन को एक और फॉर्म में भी लिखा जा सकता है एज द सेंटर ऑफ मास इज। तो अगर इस सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास लिखा जाए उसको आर से, कैपिटल आर फॉर एग्जांपल लिख देते हैं। तो कैपिटल आर वुड बी इक्वल टू समीशन आई एम आई एंड आर आई ओवर समीशन एम आई। ये सेंटर ऑफ मास का फार्मूला, ये उसकी इक्वेशन लिखी है। अब ये जो समीशन एम आई है इसको फर्दर आप टोटल मास ऑफ द सिस्टम लिख सकते हैं। तो ये समीशन एम आई आर आई ओवर कैपिटल एम। लेट्स सपोज जो से पूरे सिस्टम का मास है वो कैपिटल एम है, तो इसको कैपिटल एम से रिप्लेस कर दिया। इस एम को अगर लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो एम इंटू आर वुड बिकम इक्वल टू समीशन आई एम आई एंड आर आई। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 2, चलें इसी से मैं लिख लेता हूँ। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ये वैल्यू पुट करके सेंटर ऑफ मास की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। जी जी सॉरी, जस्ट अ मिनट। एफ आई जे इज फोर्स। जी जी, आपने P को कैसे एक्सपेंड किया? P बाय डेफिनेशन, कल जो पहले लेक्चर में मैंने डेफिनेशन बताई थी कि मोमेंटम क्या है, मैथमेटिकली ये प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है। तो ये मास लिखा गया है एम आई, मास ऑफ ith पार्टिकल, और ये उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी को कल डॉट की फॉर्म में डिफाइन किया था कि कोई भी वेलोसिटी है तो इसको लिखा जा सकता है डी आर बाई डी टी, या इसकी दूसरी नोटेशन बताई थी आर डॉट। डॉट के मीनिंग यहाँ पे टाइम डेरिवेटिव होते हैं, तो यहाँ पर भी वही टाइम डेरिवेटिव लिखा गया। डॉट का मतलब टाइम डेरिवेटिव है। तो ये मास को के साथ जब मल्टीप्लाई कर दें दैट बिकम्स मोमेंटम। जी, तो अब ये वाली वैल्यू अगर पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में पुट करके लेफ्ट साइड तो बिल्कुल ऐसा आएगी समीशन आई एफ आई एक्सटर्नल, और राइट साइड समीशन आई एम आई। ये जो आर डबल डॉट है, आर डबल डॉट को आप लिख सकते हैं d2 बाय डी टी स्क्वेयर ऑफ आर आई। अब यहाँ पे बेसिकली रिप्लेस किया जाएगा उस एम आर को, तो ये इक्वेशन बन जाती है समीशन आई एफ आई एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू डी स्क्वेयर बाय डी टी स्क्वेयर ऑफ कैपिटल एम इंटू आर। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, एम क्योंकि टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, हमने वो केस कंसीडर किया है कि मास कांस्टेंट है,
तो उस केस में m को टाइम डेरिवेटिव से बाहर लिख सकते हैं, ये m d²r/dt² बन जाएगा। अब ये कौन सी टर्म है, ये जो d²r/dt² है, ये बेसिकली एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की फॉर्म में जो न्यूटन लॉ है या इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन विल बिकम m into a। लेट्स सपोज a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो इसको इस तरीके से न्यूटन लॉ को डिफाइन किया जा सकता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन of center of mass is equal to applied force। लेकिन अप्लाइड फोर्स में अगेन स्पेसिफाई कर दूं, हमने जो शुरू किया था वो तो दोनों किस्म की फोर्सेस ली थी, जो इंटरनल फोर्सेस है जो एक पार्टिकल दूसरे पे अप्लाई कर रहा है, और इसके अलावा जो एक्सटर्नल फोर्सेस है। लेकिन जो एंड रिजल्ट आया है, एंड रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स है, यानी कि इंटरनल फोर्सेस पे ये डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नली अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है तो उसी पे डिपेंड करेगा। जी कंस्ट्रेंट की तो खैर फिलहाल बात नहीं की है मैंने। कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है, लेकिन न्यूटन मैकेनिक्स के अंदर जो है कंस्ट्रेंट की तो बात नहीं करेंगे, सिर्फ ये हम बताएंगे कि एक्सटर्नल, जैसे अभी मैंने इसके बाद जो प्रूव करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव करना है, उसमें ये देखेंगे कि अगर तो एक्सटर्नल फोर्सेस मौजूद हैं, ठीक है, तो फिर तो सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, आइसोलेटेड नहीं कह सकते इसको, ठीक है, और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है उस केस में ये आइसोलेटेड सिस्टम भी नहीं होगा और उसमें मोमेंटम भी कंजर्व नहीं करेगा। तो कंस्ट्रेंट फिलहाल कोई नहीं अप्लाई किया सच। जी हाँ, उसकी वजह से कोई मोशन प्रोड्यूस नहीं हो रही, ठीक है, उसकी वजह से कोई मोमेंटम प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ये कह सकते हैं, ठीक है, सिस्टम के अंदर, इनसाइड द सिस्टम डेफिनेटली एज ए होल सिस्टम, ये एज ए होल सिस्टम की इक्वेशन डिराइव की है ना, वो अभी प्रूव कर रहे हैं कंजर्व रहेगा। हाँ, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको ज़ीरो पुट करूँगा तभी मोमेंटम कंजर्व करेगा, ठीक है, लेकिन अगर ये नॉन ज़ीरो है उस केस में मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, ठीक है, तो अभी वही प्रूव करने जा रहा हूँ। यस, पार्टिकल के लिए, वन पार्टिकल, ये सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा। हम ये कह सकते हैं कि वो जो है वो क्या कहते हैं, उसकी जो फोर्स लग रही है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक पार्टिकल पे नहीं लग रही सिस्टम के, वो जहाँ भी कहीं लगाएंगे तो वो एज अ होल टोटल सिस्टम। मैं इसकी सिंपल से एग्जांपल दे देता हूँ। एक साइकिल है, साइकिल के दो पहिए हैं, दो पहिए घूम रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि एक पहिया जो है उसके अंदर एक्सेलरेशन और किस्म का प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरे के अंदर और कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों के अंदर एक जैसे, क्योंकि दोनों जॉइंट है, ठीक है, तो उसको आप सिंगल सिस्टम के तौर पे ले सकते हैं। यहाँ पर भी जितने भी पार्टिकल्स होंगे ये रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है, इन आइदर केस इसको सिंगल पार्टिकल के तौर पे ही ट्रीट किया जाएगा। तो ये खैर डिस्कशन सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में भी फर्दर होगी, जिसमें हम रिड्यूस मास यूज़ करेंगे। फिलहाल तो मैंने सेंटर ऑफ मास यूज़ किया है, सेंटर ऑफ मास यूज़ करके ये इक्वेशन जो डिराइव की, दोनों तरीक़ों से देखा जा सकता है। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये आपको अगर आप पूरे सिस्टम को सिंगल पार्टिकल के तौर पे ट्रीट करें, इंडिविजुअल पार्टिकल के तौर पे, तो इंडिविजुअल पार्टिकल को लेके ये इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी जा सकती है। लेकिन अगर आप एज ए होल पूरे सिस्टम को सिंगल पार्टिकल के तौर पे ट्रीट करते हैं जो कि सेंटर ऑफ मास है, तो उसके मुताबिक ये इक्वेशन बनेगी। तो दो डिफरेंट वर्जन्स हैं इसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के, एक ये है जिसमें इंडिविजुअल पार्टिकल्स आ जाते हैं,
और एक ये है जिसके अंदर सेंटर ऑफ मास लिया गया है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्टेट ऑफ मैटर है, मतलब कहते हैं कि वो लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड में है, गैस में है, उन सब के लिए ये वैल्यू है। सबके लिए हाँ, इसमें कोई मेंशन किया ही नहीं है। मतलब ये पानी का बुलबुला भी हो सकता है। कल मैंने एक जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल डिफाइन किया था उस वक्त बताया था कि हमने सिर्फ यहाँ पे फोकस करना है इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है। बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैकेनिक्स के अंदर हम डील नहीं करेंगे और मैकेनिक्स के डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। जैसे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, उसमें थर्मल प्रॉपर्टीज स्टडी की जाएंगी। फ्लूइड डायनामिक्स है, ठीक है, उसके अंदर उस तरह की प्रॉपर्टीज स्टडी की जाएगी। जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है इसके अंदर प्योरली हम मैकेनिक्स की प्रॉपर्टीज़ ही स्टडी करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स देख लें, ठीक है, उसके अंदर आप इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरा फोकस सिंपल इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ही है। इसको मैंने नाम दिया है सेल्फ फोर्स, सेल्फ फोर्स, ठीक है। जैसे इसकी अगर एक मिसाल दूं कि आप अपने ही थप्पड़ नहीं मार सकते, दूसरे को मार सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेसिक आइडिया है कि सेल्फ फोर्स जो है वो ज़ीरो होगी जी। ओके, तो अब कंटिन्यू करता हूँ मैं इसको यहाँ से आगे। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, ये दोनों प्रूव करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल से। मैं कर, ये स्क्रीन नंबर 2 है। जी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव करने के लिए कंसीडर कर लेते हैं इसी इक्वेशन के अंदर, दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर कंसीडर कर लिया जाए कि एक्स्ट्रा मोमेंटम जो है वो एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के कल मैंने बात की थी, मोमेंटम जब हम लिखते हैं मोमेंटम के कॉमन मीनिंग लीनियर मोमेंटम ही लिए जाते हैं, ठीक है। वैसे तो इसको लिखना चाहिए प्रॉपर लीनियर मोमेंटम, लेकिन कॉमनली इसके मीनिंग लीनियर मोमेंटम ही होंगे, ठीक है। इफ एक्सटर्नल फोर्स acting on the particle I, that is zero, sum of external force, okay? Sum of external force is zero, then what would happen? Equation 2 के अंदर अगर इसको पुट कर दिया जाए, putting in equation 2, तो equation 2 में पुट करके ये बन जाएगा 0 is equal to समेशन आई एम आई आर आई डबल डॉट। अब ये क्या चीज़ है? ये है टाइम रेट ऑफ मोमेंटम। तो ये अगर इक्वल टू 0 है, दिस मीन्स दैट मोमेंटम इज कांस्टेंट और कंजर्व्ड, कांस्टेंट विद टाइम, या इसको कंजर्व्ड का नाम दिया जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी रिक्वायरमेंट है कि एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स तो पहले ही 0 हो चुकी है, एक्सटर्नल फोर्स अगर कोई अप्लाई नहीं हो रही तो मोमेंटम कंजर्व होगा। अब दूसरा जो है कंजर्वेशन, एक पार्टिकल का नहीं, मैंने ये सम लिखा है, सम का मतलब है यहाँ भी डेफिनेटली, और सम को मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ, पहले भी एक दफ़ा बता चुका हूँ जब ये टॉपिक शुरू किया है कि इंडाइसेस का बैलेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर लेफ़्ट साइड पे कोई इंडेक्स है, राइट साइड पे कोई इंडेक्स नहीं है, तो वो इक्वेशन गलत होगी, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे जितने इंडेक्स हैं उतने ही राइट साइड पे इंडेक्स होने चाहिए। हाँ, अगर कोई एक्स्ट्रा इंडेक्स आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख लें, राइट साइड पे ओनली आई है, लेफ़्ट साइड पे आई भी है और जे भी है, ठीक है। तो वो इंडेक्स सम अप होना ज़रूरी है, विदाउट समीशन इंडेक्स जो है वो गलत होगा। तो डमी इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी आई है लेकिन इसका सम होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये टोटल सम का मतलब यहाँ पे मोमेंटम ऑफ द
होल सिस्टम दैट इज कंजर्व्ड। ये तो पॉसिबल है, जैसे बिलियर्ड, स्नोकर, उसके अंदर देख लें कि एक बाल जो है दूसरे बाल के साथ मोमेंटम ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। इसी तरह से अगर इलास्टिक स्कैटरिंग देखी जाए, कॉम्पटन स्कैटरिंग देख लें, कोई भी स्कैटरिंग, उसके अंदर भी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को मोमेंटम ट्रांसफ़र करता है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व होगा सिर्फ उसी केस में जब एक्सटर्नल फोर्सेस का सम ज़ीरो होगा। हाँ, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है तब वो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये कंसीक्वेंस है न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ का कंसीक्वेंस तो नहीं है। न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, लेकिन सेकंड लॉ का ही कंसीक्वेंस है। ये न्यूटन सेकंड लॉ ही लिखा गया है। और कल मैंने डिस्कशन की थी कि ये जो तीनों लॉज हैं ये इंटरलिंक विद ईच अदर है। आप किसी एक लॉ को अप्लाई करके किसी भी मैकेनिकल सिस्टम को डिस्कस नहीं कर सकते। तीनों लॉज डिस्कस करना ज़रूरी है। अब ये देखें, जो मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई है, ठीक है, जिसको मैंने न्यूटन सेकंड लॉ का नाम दिया, लेकिन उसके अंदर यूज़ किया है एफ आई जे इज इक्वल टू नेगेटिव एफ जे आई, तो थर्ड लॉ को यूज़ ज़रूर किया है जी। तो फिर जितनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है उसके मुताबिक मोमेंटम या इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, ठीक है। या दूसरी फॉर्म में आप कह सकते हैं, अगर कंजर्व नहीं रहेगा, तो कंजर्व होने की जस्ट यही कंडीशन है। अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है तो उस सूरत में मोमेंटम भी डेफिनेटली चेंज होगा और एनर्जी भी चेंज होगी। जी, तो इसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, इसके डिफरेंट वेज हैं प्रूव करने के, ठीक है। तो मैंने बल्कि जो बुक के अंदर लिखा है वो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा, आज दोबारा मैंने प्रूव एक किया है, तो वो मैं आपको करवा देता हूँ। तो ये मैं डेफिनेशन से शुरू करूँगा, जो लीनियर एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन है। एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय L इज इक्वल टू R क्रॉस P। अभी मैंने कोई इंडेक्स मेंशन नहीं किया, अगर ये ith पार्टिकल के लिए लिखा जाए तो Li विल बी इक्वल टू Ri क्रॉस Pi। यहाँ पे इंडेक्स लेफ्ट साइड और राइट साइड पे बैलेंस है। अब अगर इसको एक्सटेंड करके मैं पूरे सिस्टम पे ले जाऊँ तो उसके लिए समीशन i एंड समीशन Ri क्रॉस Pi, ठीक है, ये बन जाएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए कि हम देखना चाहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के साथ अगर डिफ्रेंशिएट करें, लेफ्ट साइड विल बिकम समीशन i dLi बाय dt and that is equal to summation I d by dt of Ri cross Pi। इस पे मेरा ख्याल अली शायद कल डिस्कशन करेंगे, ये नेक्स्ट, कि ये जो ऑपरेटर हैं बेसिकली यहाँ पे ये कम्यूट करते हैं नहीं करते, ठीक है। ये शायद किसी को कन्फ्यूजन हो कि d by dt समीशन के बाहर आना चाहिए था, लेकिन मैंने अंदर लिखा है, तो ये डिस्कशन क्वांटम मैकेनिक्स में आ जाएगी, ठीक है। तो एज सच मैंने इसको लिख लिया कि d by dt ऑफ समीशन के अंदर इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं राइट साइड पे। अगर राइट साइड पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें तो ये बन जाएगा समीशन i इंटू dRi बाय dt क्रॉस Pi प्लस Ri क्रॉस dPi बाय dt। अब ये क्या चीज़ है जो dRi बाय dt है? ये सिंपल वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल। तो लेफ्ट साइड तो ऐसा चाहिए, इसको लिख देते हैं समीशन i vi क्रॉस Pi को लिखा जा सकता है mi Ri डॉट, या इसको भी
मैं सिंपल v ही लिख देता हूँ। तो एम आई वी आई प्लस आर आई क्रॉस डी पी आई बाय डी टी। अब ये राइट साइड पे जो पहली टर्म है, ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करें तो ये 0 बन जाती है। तो लेफ्ट साइड बन गई समीशन आई डी एल आई बाय डी टी, और राइट साइड बन गई समीशन आई आर आई क्रॉस डी पी आई बाय डी टी। लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 1, सॉरी मैंने पहले 2 इक्वेशंस लिखी हैं, तो ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इस टॉपिक की इक्वेशन नंबर 3 आ गई है ये। अब ये जो राइट साइड है इसको एक और भी तरीके से फाइंड कर दें, फिर दोनों को कंपेयर करके अल्टीमेट रिजल्ट लिखते हैं क्या बनता है। ये जो एंगुलर मोमेंटम आप ले रहे हैं हर पार्टिकल का है या सिस्टम का? नहीं, सिर्फ पूरे सिस्टम का। अच्छा, एक चीज ये है कि हम इसको वही अब सेंटर ऑफ मास लेके चल रहे हैं ना, तो पूरे सिस्टम का हर सिस्टम है और सिस्टम का हर पार्टिकल रोटेट कर रहा है, तो ये वो कंडीशन तो नहीं है। नहीं, वो कंडीशन नहीं है, एज ए होल सिस्टम। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप आर क्रॉस पी को एज अ होल मैट्रिक्स का एलिमेंट लिखना चाहते हैं तो आई बाय आएगा, हाँ और उसके ऊपर फिर आप सम करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब फिर आर आई क्रॉस पी आई तो नहीं आएगा। ये देखिए तो आप एक पार्टिकल का मुझे दे रहा है ना, आप समेशन हटा दें तो आपको एक पार्टिकल का मोमेंटम देगा ना ये। नहीं, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब ये है कि इसका मैं मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा आर जे के साथ, तो वो बनेगा पूरे सिस्टम का। ये फिलहाल एक सिंगल पार्टिकल का ही बता रहा है, ठीक है। फिलहाल ये एक सिंगल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम बता रहा है। जब पूरे सिस्टम का लेना चाहेंगे तो इसको सम ओवर जे करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इस पार्टिकल को शो कर रहा है। इसी तरह अनदर पार्टिकल होगा, जितने भी पार्टिकल होंगे उन सब पे सम करना पड़ेगा। जी, तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन जो लास्ट टाइम डिराइव की है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड एक दूसरे मेथड से फाइंड करने के लिए। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ith पार्टिकल इज, वो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कुछ ये बनी थी, समीशन जे एफ आई जे प्लस इसके अंदर एक दूसरा पार्ट था एक्सटर्नल फोर्स का, एफ आई एक्सटर्नल, ठीक है, और ये इक्वल थी डी पी आई बाय डी टी, ठीक है। ये जो पिछले टॉपिक में हमने इसी टॉपिक में अभी फाइंड की थी इक्वेशन ऑफ मोशन, जो बिल्कुल स्टार्ट में लिखी थी, ठीक है। तो ये वो इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने लिखी है दोबारा से, ठीक है, फॉर द ith पार्टिकल। अब क्या करते हैं कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं आर आई के साथ टू ऑब्टेन दिस टर्म, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद आर आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट अगर लें तो लेफ्ट साइड तो बन जाएगी समीशन आई आर आई क्रॉस एफ आई जे, दैट प्लस, या मैं इसको सॉरी फिलहाल यूं लिखता हूं, एफ आई, ठीक है, और दैट इज इक्वल टू आर आई क्रॉस डी पी आई बाय डी टी। तो सिंपल आर आई के साथ ये क्रॉस ले लिया गया है। अब इसको कर देते हैं सम, ठीक है। तो अगर इसको सम किया जाए, यहाँ पर ये एक और मैंने मिस्टेक कर ली, ये सम ओवर जे था। अगर आप जो भी मैंने आपको मेथड बताया था कि इंडाइसेस बैलेंस करें, तो यहाँ पे इंडाइसेस बैलेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें आई और आई सम अप होके सिर्फ जे रह जाता है,
जब केस टर्म के अंदर जो इंडेक्स है वो आई है, तो ये सम ओवर जे है, नॉट सम ओवर आई। तो ये यहाँ पर भी फिर इसी तरीके से सम ओवर जे है, ठीक है। तो ये इस तरह से है। अब इस आर आई को चाहें तो इस समीशन के अंदर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा समीशन जे आर आई क्रॉस दिस एफ आई जे प्लस एफ आई एक्सटर्नल एंड दैट इज इक्वल टू आर आई क्रॉस डी पी आई बाय डी टी। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके ये बन जाएगा समीशन जे आर आई क्रॉस एफ आई जे प्लस समीशन जे आर आई क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू आर आई क्रॉस डी पी आई बाय डी टी। तो ये जितना इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते थे कर लिए। अब इसको सम करते हैं ओवर आई, ठीक है। इसको अगर सम ओवर आई किया जाए यानी कि पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए, नाउ समिंग ओवर आई, तो लेफ्ट साइड बन जाएगी समीशन आई जे एंड आर आई क्रॉस एफ आई जे प्लस सिमिलरली यहाँ पर भी समीशन आई जे एंड आर आई क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू समीशन आई आर आई क्रॉस डी पी आई बाय डी टी। तो इसको अब मैं दोबारा से कैलकुलेट नहीं कर रहा। अगर वही स्कीम जो पहले हमने इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए यूज़ की है, इसको एक्सपैंड करें तो इसमें 4 टर्म्स बनेगी, ठीक है। तो उन चारों टर्म्स को जब हमने देखा था, एफ आई आई भी 0 बनेगा और एफ जे जे भी 0 बनेगा और एफ आई जे काउंटर रिएक्शन की वजह से 0 बन जाएगा। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन यूज़ किया जाए तो ये जो टर्म है कंप्लीटली 0 बन जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको दोबारा से कैलकुलेट नहीं कर रहा, डायरेक्टली 0 पुट कर देता हूँ। तो इसको डायरेक्टली 0 पुट करके ओनली ये टर्म बच जाएगी एफ आई जे आर आई क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू समीशन आई आर आई क्रॉस डी पी आई बाय डी टी। नाउ व्हाट इज दिस? अगर लेफ्ट साइड देखी जाए, इस पे जे तो ख़त्म किया जा सकता है क्योंकि समीशन ओवर जे की अब कोई यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ये आर आई क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू समीशन आई आर आई क्रॉस डी पी आई बाय डी टी, ये बन जाता है। अब लेफ्ट साइड देखी जाए तो लेफ्ट साइड है ith पार्टिकल का टार्क, लेकिन कौन सा ये टार्क है? ये टार्क है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो इसको आप एक्सटर्नल टार्क का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज एक्सटर्नल टार्क ऑन द पार्टिकल आई एंड समीशन आई। अब इन दोनों इक्वेशंस को जो बन चुकी हैं, लेट्स सपोज ये इक्वेशन नंबर 4 है, तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। दोनों की अगर राइट साइड देखें तो ये बिल्कुल सिमिलर हैं। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4, so it becomes summation I dl I by dt equals to summation I torque I। तो ये इक्वेशन तो हमने डिराइव कर ली है, लेकिन अब कंडीशन अप्लाई करते हैं। जैसे लीनियर मोमेंटम के अंदर कंडीशन ये अप्लाई की थी कि एक्सटर्नल फोर्सेस का जो सम है वो 0 है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम कंडीशन अप्लाई करें टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस दैट इज 0 इफ all the torques due to external force is 0, then
ये इक्वेशन बन जाती है समेशन आई डी एल आई बाय डी टी इक्वल्स टू 0. दिस implies that summation I Li is conserved or constant. So this is the law of conservation of angular momentum for the whole system. ठीक है, तो ये जो टार्क है सॉरी दिस वन, ये जो मोमेंटम है ये किसी एक सिंगल पार्टिकल का नहीं लिखा गया. ठीक है, और ना ही सिंगल पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व होगा. ये समीशन यहाँ पर आया है. समीशन का मीनिंग यही है कि ये पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम बताया जा रहा है. जी, एनी क्वेश्चन? तो ये इसकी कंडीशन है एंगुलर मोमेंटम के कंजर्व करने की. अब आखिरी जो टॉपिक है सिस्टम ऑफ पार्टिकल के अंदर वो है एनर्जी कंजर्वेशन एंड वर्क एनर्जी प्रिंसिपल. जैसे कल सिंगल पार्टिकल के लिए किया था उसी तरह से अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए करते हैं. जी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल. तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल डिराइव करने के लिए वर्क डन की डेफिनेशन या वर्क डन के फार्मूले से शुरू करते हैं. वर्क डन का जो फार्मूला है लाइक पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ अगर लिखें कोई एक, यहाँ पर अब पॉइंट 1 और पॉइंट 2 क्या है? पॉइंट 1 और पॉइंट 2 ये पार्टिकल्स नहीं है. ठीक है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम है. ये पूरा सिस्टम है. ठीक है, ये किसी एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जी है. ठीक है, ये मूव करके कहीं और चला जाता है. इसको मूव करवाने के लिए वर्क करना पड़ेगा. जो नई कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, लेट्स सपोज ये एक नई कॉन्फ़िगरेशन बन गई है. ये जो नई कॉन्फ़िगरेशन बनेगी इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड जी प्राइम होंगे. ठीक है, तो ये जो इनिशियल पोजीशन थी इसको कॉन्फ़िगरेशन 1 का नाम दिया जाएगा और ये जो फाइनल पोजीशन है इसको कॉन्फ़िगरेशन 2 का नाम दिया जाएगा. तो कॉन्फ़िगरेशन 1 से कॉन्फ़िगरेशन 2 की तरफ मूव करवाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा उसको लेट्स सपोज W का नाम दे देते हैं, W12. अब W12 क्या है? दैट इज फोर्स F I डॉट DRI एंड इंटेग्रल फ्रॉम 1 to 2. ठीक है, ये बनेगा वर्क डन. अब फोर्स अगर देखी जाए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, जो लास्ट टाइम यहाँ पर भी यूज़ की है, ये जो अभी डिराइव की है यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जो फोर्स है, ठीक है, यहाँ पे समीशन भी आएगा सॉरी, क्योंकि पूरे सिस्टम के लिए लिखी जा रही है तो समीशन ओवर आई है. तो जो समीशन आई एफ आई है, ये जो फोर्स है ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ सॉरी ओनली ith पार्टिकल के लिए ये है समीशन ओवर जे एंड एफ आई जे प्लस इसके अंदर एक टर्म है एक्सटर्नल फोर्स. ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर. ये वैल्यू अगर रिप्लेस कर दी जाए W12 में तो वर्क डन फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन 1 to 2 ये बन जाएगा W12 इज इक्वल टू समीशन आई इंटेग्रल फ्रॉम 1 to 2. एफ आई की जगह ये सारा आ जाएगा समीशन जे एफ आई जे प्लस एफ आई एक्सटर्नल डॉट DRI. तो ये समीशन इस तरह भी लिखा जा सकता है 1 to 2 समीशन आई जे एफ आई जे प्लस समीशन आई एफ आई एक्सटर्नल और यहाँ पर है डॉट DRI. अब फर्दर यहाँ पर भी वही जो लास्ट टाइम आपको कॉन्फ़िगरेशन बताई थी या
लास्ट टाइम जो अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर इसकी एक्सपेंशन हमने यूज़ की थी, एक्सपेंशन यूज़ करके ये 0 बनता है, तो पहली टर्म अगेन 0 पुट करेंगे तो एक ही टर्म बच जाएगी, वो होगी W12 इज़ इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम 1 to 2 एंड समीशन आई एफ आई एक्सटर्नल डॉट डी आर आई। तो ये बन जाता है वर्क डन का फार्मूला, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि सिस्टम को अगर मूव करवाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, सिस्टम खुद ब खुद मूव नहीं कर सकता जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है, कोई वर्क नहीं होगा बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स इन केस 0 है तो उस सूरत में वर्क डन 0 बन जाएगा। वर्क डन 0 बन जाएगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है जो अभी हम डिराइव करेंगे तो वो भी 0 बन जाएगी। जी, तो अब फोर्स को और डी आर को पुट करते हैं दूसरी फॉर्म में। दूसरी फॉर्म कौन सी है? सिंस जो फोर्स है एफ आई एक्सटर्नल, इसको आप लिख सकते हैं मोमेंटम की फॉर्म में या वेलोसिटी की फॉर्म में। तो m इंटू डी वी आई बाई डी टी, एम आई सॉरी, ये लिखा जा सकता है। और जो डी आर आई है इसको लिखा जा सकता है वी आई इंटू डी टी। ये अगर हम रिप्लेस कर दें इस इक्वेशन में, देन वो इक्वेशन बन जाएगी W12 इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 to 2 समीशन आई एंड एम आई डी वी आई बाई डी टी इंटू वी आई डी टी। तो यहाँ पे डी टी से कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट वी हैव इंटेग्रल 1 to 2 समीशन आई एम आई। ये जैसे कल इसको लिखा गया था, इसको डिफरेंशियल की फॉर्म में डी वी आई स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने इसको अब डायरेक्ट ही पुट कर दिया है, वो जो डॉट प्रोडक्ट का रूल है तो वो स्किप करके डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं। और फर्दर अब इसको लिखा जा सकता है इंटेग्रल फ्रॉम 1 to 2 समीशन आई, एम को इस डिफरेंशियल के अंदर लिखा जा सकता है एम आई वी आई स्क्वायर। तो ये डिफरेंशियल और इसको अगर इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करके ये रिजल्ट बन जाएगा लेफ्ट साइड इसकी है W12, तो ये बन जाएगा W12 इज इक्वल टू समीशन आई एम आई एंड वी आई स्क्वेयर बट अंडर द लिमिट फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा फाइनली समीशन आई एम आई सॉरी यहाँ पे जी ये V2 स्क्वायर और माइनस एम आई V1 स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। तो इसको अब आप लिख सकते हैं समीशन, ये अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दें समीशन एम आई V2 स्क्वायर माइनस समीशन आई एम आई V1 स्क्वायर। ये क्या है? ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम एट सेकंड कॉन्फ़िगरेशन, और ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम। यहाँ पे एक फैक्टर भी मैंने मिस कर दिए, सॉरी, यहाँ पे 1/2 आएगा। जब इसको डी वी आई स्क्वायर लिखा गया तो 1/2 का फैक्टर आ जाएगा। तो 1/2 का फैक्टर हर जगह पे आएगा, यहाँ पर भी। सो दिस बिकम्स काइनेटिक एनर्जी एट कॉन्फ़िगरेशन 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी एट कॉन्फ़िगरेशन 1। तो इसको लिखा जा सकता है डेल्टा टी। दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी प्रिंसिपल फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो अब इस वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को यूज़ करके जो एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है
वो भी प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, अगेन वर्क डन का ही फार्मूला कंसीडर करेंगे और कंसीडर करके फोर्स को लिखेंगे इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगेन कंसीडरिंग नो 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 पूरे सिस्टम को। कोऑर्डिनेट यहाँ पे मैं पॉइंट्स कह लें आप, कॉन्फ़िगरेशन में बेसिकली पॉइंट को कह रहा हूँ, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है। कोऑर्डिनेट सिस्टम वही है, इसलिए मैंने जो है कार्टिजियन ही यूज़ किए हैं। बेहतर होगा कि इसको यूँ कहा जाए x1 y1 z1 एंड x2 y2 एंड z2, ठीक है, क्योंकि रिलेटिविटी में प्राइम जो है वो फिर जो है डिफरेंट कोऑर्डिनेट ओरिजिन नहीं है, ये सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं। आपने कोऑर्डिनेट्स बना दिए हैं ना, कंफ्यूजन वहां से पैदा हो रही है। ये ओके, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये बेसिकली सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, सिस्टम को शो कर रहे हैं। तो ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, ये कोई अनदर कॉन्फ़िगरेशन है x2 y2 z2, ठीक है। तो पहली कॉन्फ़िगरेशन से दूसरी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाने के लिए इतना वर्क करना पड़ेगा, और इतना वर्क करेंगे तो उसके अंदर इतनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगी, ठीक है। अगेन कंसीडरिंग ये पॉइंट, O इज नॉट ओरिजिन, O इज नॉट ओरिजिन। मैंने जब ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल शुरू में बताया, मैंने बताया कि ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। इस रेफरेंस पॉइंट से हर एक पॉइंट की पोजीशन वेक्टर जो है मेंशन किया जा सकता है, ठीक है। तो एज ए होल सिस्टम जब एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ लेके जाना है, इट मीन्स कि आप एक रेफरेंस पॉइंट को ही हम मूव करवा लें तो पूरा सिस्टम मूव हो जाएगा। रेफरेंस पॉइंट को पहले आपने इनिशियली x1 y1 z1 पे रखा है, फिर रेफरेंस पॉइंट मूव करके किसी दूसरे पॉइंट पे चला गया तो पूरा सिस्टम मूव होके एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरी कॉन्फ़िगरेशन पे चला गया है। अब अगर यहाँ से प्रूव करना है, ये तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। अगर प्रूव करना चाह रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव करने के लिए दोबारा से वर्क डन का यही फार्मूला कंसीडर करते हैं, तो या इवन ये वाला फार्मूला लिखा जा सकता है। अगेन कंसीडर वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, कॉन्फ़िगरेशन 1 से 2 की तरफ अगर हम वर्क लिख रहे हैं तो मैं लेट्स सपोज दिस एज इक्वेशन नंबर 5 से लिखता हूँ, और दिस एज इक्वेशन नंबर 6। ये लेटर ऑन यूज़ करनी है अभी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन 5 से जो वर्क का फार्मूला है वो है W12 इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 to 2 समीशन i एंड Fi एक्सटर्नल डॉट DRI। अब यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स को अगर रिलेट किया जाए पोटेंशियल के साथ, तो फोर्स का पोटेंशियल के साथ रिलेशन now force is related with potential as potential energy, definitely energy, potential energy, ये हाँ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर देखी जाए तो पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन है फोर्स के साथ Fi एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू नेगेटिव पार्शल V बाय पार्शल RI। तो कल मैंने पार्शल नहीं टोटल डेरिवेटिव यूज़ किया था, ठीक है। तो टोटल डेरिवेटिव इसलिए यूज़ किया था कि एक सिंगल पार्टिकल था, ठीक है। तो आज क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो इसलिए पार्शल यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि अगर आपने टोटल डेरिवेटिव यूज़ कर लिया, टोटल डेरिवेटिव यूज़ करने का मतलब ये है कि
यहाँ पर क्या है कि एक सिंगल पार्टिकल ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल नहीं है। ये अगर आप पुट कर दें यहाँ पर वैल्यू, देन W12 would become work done from 1 to 2, integral from 1 to 2 summation I and negative partial Vi by partial Ri dot DRI। तो यह बन जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम 1 to 2 नेगेटिव समीशन आई पार्शियल वी आई। तो इसको अब आप ये इंटीग्रेट अगर कर दें तो ये बन जाएगा समीशन आई और वी आई नेगेटिव साइन फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन 1 to 2, और इसको फर्दर एक्सपैंड करें तो वर्क डन 1 to 2 बन जाएगा नेगेटिव अपर लिमिट V2 और लोअर लिमिट प्लस आ जाएगा V1। तो एक वर्क डन का फार्मूला ये आया है इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी और एक वर्क डन का फार्मूला ये आया है इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स सपोज दिस एज इक्वेशन नंबर 7। तो इक्वेशन 6 और 7 को कंपेयर करके टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे। यहाँ पे ना जो सिग्मा और इंटीग्रेशन के साथ आप कर रहे हैं वो भी जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। यहाँ पर सिग्मा और इंटीग्रेशन, सिग्मा का बाहर ये मैंने कल सॉरी आपको अभी मेंशन कर दिया है कि कल आप इसको एक्सप्लेन करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में कि ये जो डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, तो ये कैसे बिहेव करते हैं, कम्यूट कब करते हैं, कम्यूट नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए इसको मैं एज सच यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कल आप इसको एक्सप्लेन करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में। तो बाय द वे जो मैंने यहाँ पर किया है कि समीशन कभी अंदर लेके जा रहा हूँ, कभी बाहर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन तो करना चाहिए लेकिन टाइम भी शार्ट है, इस वजह से मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। इसको एज सच आप यूज़ कर लें। जी, तो इक्वेशन 7 और इक्वेशन 6 इन दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 6 एंड 7। तो कंपेयर करके ये बन जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल्स टू ये जो इक्वेशन है दैट इज माइनस V2 प्लस V1। रीअरेंज करें तो ये बन जाता है T2 प्लस V2 is equal to T1 plus V1. This is total energy at configuration 2 and total energy at configuration 1. What is this? This is conservation of energy. Conservation of total energy. तो इसमें क्या हमें पता चल रहा है कि जो कॉन्फ़िगरेशन 1 है उस पे जितनी एनर्जी थी हमने इसको मूव करवाया, इस पे वर्क किया, लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन 2 है उस पे भी टोटल एनर्जी उतनी ही रही है, टोटल एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं आया है। जी, एनी क्वेश्चन? तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे आज का टॉपिक जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, न्यूटोनियन मैकेनिक्स समझ लें कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। वैसे तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स काफ़ी वास्ट है, इसमें आप और बहुत सारी चीज़ें स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक आइडियाज़ हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स के वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। अब इसको डिफरेंट जो है प्रॉब्लम्स उस पर अप्लाई किया जा सकता है। कल मैंने आपको बताया था कि मुझे किसी ने कहा भी था कि बुक एक दफ़ा आप बता दें, तो ये बुक है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ना प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हुए। ये इसकी जो एक्सरसाइज है, वैसे तो जो विद इन चैप्टर है, चैप्टर में भी कुछ प्रॉब्लम किए हुए मैंने। तो ये जो है एक्सरसाइज, ये क्लासिकल मैकेनिक्स है, MBD पब्लिशर है, इनसे पब्लिश हुई है। तो इसमें एक्सरसाइज में वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं खुद लाइक नहीं करता सॉल्व प्रॉब्लम्स को, ठीक है, मगर BS लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सॉल्व कर दिए प्रॉब्लम्स, ताकि उनके लिए आसानी रहे।
और उनको भी मैं यही बताता हूँ कि पहले खुद अटैम्प्ट करें, ठीक है, बार बार अटैम्प्ट करें, अगर नहीं आपसे हो पा रहे फिर टीचर से कंसल्ट करें, अगर फिर भी नहीं हो पा रहे फिर आप टीचर के पास हेल्पिंग बुक ले जाएं, ठीक है, उनसे कंसल्ट करें। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व किए हुए हैं, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। तो आखिर पे मैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स की कुछ लिमिटेशंस बता देता हूँ कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स हमें यहाँ पे ये लग रहा है कि ऑलमोस्ट हमने सारी मैकेनिक्स पढ़ ली है, लेकिन इसके बावजूद कुछ इसमें खामियां रह गई हैं जो बाद में आने वाले लोगों ने दूर की हैं। तो इसमें सबसे पहली जो खामी है वो ये है कि न्यूटन जो है ये टाइम और पोजीशन, टाइम और स्पेस, इन दोनों चीज़ों को एब्सोल्यूट कंसीडर करता है। तो लेकिन टाइम एंड स्पेस जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, जो कि बाद में रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर हमें पता चला, जो आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताई। तो एक तो इसकी खामी ये थी कि टाइम एंड स्पेस आर नॉट एब्सोल्यूट। अगर टाइम और स्पेस को एब्सोल्यूट कंसीडर करते हुए कैलकुलेशन की जाए किसी भी चीज़ की, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप स्टार की पोजीशन फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो आप ठीक तरीके से लोकेट नहीं कर सकते। तो दूसरी चीज़, एक तो हो गया स्पेस एंड टाइम आर एब्सोल्यूट, ठीक है, ये इसकी खामी होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जब स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की अप्रोचेज टू स्पीड ऑफ लाइट होती है तो उस पर जाके ये फेल हो जाती है, ठीक है। कल मैं एक चीज़ बताना भूल गया, इसकी जो डोमेन है मैकेनिक्स की, ठीक है, तो डोमेन इसकी मैं शॉर्टली बता देता हूँ। डोमेन इसकी कुछ ये है कि मैं छोटा सा चार्ट सा बना देता हूँ, ठीक है, तो उस चार्ट में आपको ईजीली समझ आ जाएगी कि मैकेनिक्स कहाँ पे यूज़ हो सकती है। तो ये है क्लासिकल मैकेनिक्स, और ये है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, और फिर ये है क्वांटम मैकेनिक्स, और फिर है क्वांटम फील्ड थ्योरी, QFT। तो यहाँ पर है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और यहाँ पर है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेटर देन 10⁻⁻⁹ मीटर होगा, उसमें क्लासिकल मैकेनिक्स यूज़ हो सकती है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स यूज़ हो सकती है। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका साइज ग्रेटर देन 10⁻⁹ मीटर से ज़्यादा होगा। लेकिन इससे बिलो अगर साइज होगा या इक्वल होगा तो उसके लिए क्लासिकल मैकेनिक्स यूज़ नहीं की जा सकती। जो अभी मैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स की भी लिमिटेशन बताने वाला था वो यही है कि जब हम साइज़ लेस देन 10⁻⁹ मीटर पे जाते हैं तो वहाँ पे इसकी ये वैलिड नहीं रहती न्यूटोनियन मैकेनिक्स, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है क्वांटम मैकेनिक्स की या क्वांटम फील्ड थ्योरी की। लेकिन इनकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। अगर हम बात करें स्पीड की, स्पीड जो है वेरी वेरी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट हो तो उसमें क्लासिकल मैकेनिक्स यूज़ हो सकती है और क्वांटम मैकेनिक्स यूज़ हो सकती है। लेकिन अगर स्पीड अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट हो तो वहाँ पे ना तो क्वांटम मैकेनिक्स यूज़ होगी ना ही क्लासिकल मैकेनिक्स यूज़ होगी, वहाँ पे फिर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स या क्वांटम फील्ड थ्योरी यूज़ होगी। तो ये चार्ट कुछ यूँ बना कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका साइज़ ग्रेटर देन 10⁻⁹ मीटर हो, स्पीड लेस देन स्पीड ऑफ लाइट हो, तो वहाँ पे सिर्फ न्यूटोनियन मैकेनिक्स यूज़ हो सकती है। लेकिन अगर साइज़ तो ग्रेटर देन 10⁻⁹ मीटर ही है मगर स्पीड अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट है तो वहाँ पे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स यूज़ होगी। सिमिलरली अगर साइज़ लेस देन 10⁻⁹ मीटर है और स्पीड लेस देन स्पीड ऑफ लाइट है तो क्वांटम मैकेनिक्स भी यूज़ हो सकती है। लेकिन अगर साइज़ तो लेस देन -9 मीटर है और स्पीड अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट है, वहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स भी यूज़ नहीं हो सकती, वहाँ पे फिर हमें क्वांटम फील्ड थ्योरी यूज़ करना पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ सी डोमेन आपको बताइए डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। तो एक लिमिटेशन इसकी ये आ गई कि स्पेस एंड टाइम आर एब्सोल्यूट। दूसरी लिमिटेशन ये आ गई कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका साइज़ लेस देन 10⁻⁹ मीटर है वहाँ पे ये यूज़ नहीं हो सकती। फिर एक इसकी लिमिटेशन ये आ जाती है कि जो न्यूटन लॉ है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ग्रेविटी की अगर बात करें, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज़ नॉट वैलिड फॉर दी डिफरेंट कैलकुलेशंस। अगर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स शामिल कर लिए जाएँ
तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट शामिल करते हुए न्यूटन लॉ ठीक कैलकुलेशन नहीं देता, उसके रिजल्ट्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ठीक नहीं आते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स और जो मैथमेटिकल रिजल्ट्स हैं, ठीक है, दोनों में एक डिस्क्रिपेंसी है। तो दैट्स वाई न्यूटोनियन मैकेनिक्स या न्यूटन लॉ वहाँ पे भी यूज़ नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक इसकी सबसे बड़ा फ्लॉ था वो एक्शन एट अ डिस्टेंस था ना। हाँ हाँ मसलन हमारे पास क्योंकि अब दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनका कोई जो है वो आपस में कनेक्शन नहीं बनता, उसने डिफाइन नहीं किया था कि इन दोनों के दरमियान क्या चीज़ है जो एक्चुअली इनको अट्रैक्ट कर रही है ना, तो वो एक्शन एट अ डिस्टेंस था। तो वो सबसे पहला एतराज़ था उसके ऊपर जो तब ख़त्म हुआ जब आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम की वजह से ग्रेविटी को एक्सप्लेन किया। नहीं एक और भी चीज़ थी इसमें अब मुझे साइंटिस्ट का नाम इस वक्त जहन में नहीं है। न्यूटन से किसी ने क्वेश्चन किया था इन अ लेटर, ठीक है, उसने रिटन लेटर लिखा था, लिबनीज नहीं था शायद और कोई था। तो उस लेटर में उसने पूछा था कि आपने ये कैसे डिराइव किया है, जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसका ओरिजिन क्या है। तो उसने ये कहा कि जो फोर्स है, फोर्सेस का बेसिकली ओरिजिन पूछा था उसने। तो उसने कहा मैं तो ये समझता हूँ कि फोर्स जो है इसका ओरिजिन खुदा है, ठीक है, और इसके अलावा कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है इसकी, ठीक है। तो वहाँ पे फिर साइंटिस्ट तो अब इस चीज़ को मानने को एग्री नहीं है ना, तो वहाँ पे फिर जो है उसकी खामी शो होती थी कि न्यूटन ने जो लॉ पेश किया उसकी बेस कोई नहीं है, उसने बस ये एजम्पशन या फिर उसने थोड़े से जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं उनको देखते हुए एक लॉ बना दी है, लेकिन इसकी वैलिडेशन जो है हर जगह पे नहीं है। इसको इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि जो उसकी जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना, F इक्वल टू m, तो वो उस तरह का लॉ है जो कि एक्शन कंटेक्ट जब होता है तो तब वो एप्लीकेबल होता है ना। अब वही लॉ वो कंपेयर करता है एक्शन एट अ डिस्टेंस के साथ, तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम मतलब प्रोड्यूस होता है ग्रेविटेशन के अंदर, तो वो यहाँ से प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे लग्रांजियन मैकेनिक्स, ठीक है, लग्रांजियन मैकेनिक्स का एडवांटेज एक ये भी है कि उसके अंदर हमें डायरेक्शन नहीं देखना पड़ती, उसमें वेक्टर फॉर्म किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नहीं देखना पड़ती, ठीक है। जबकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर ये एक बड़ी खामी है कि जब भी आपने सिस्टम ऑफ पार्टिकल या सिंगल पार्टिकल उसमें नेट फोर्सेस देखनी है तो आपको डायरेक्शन प्रॉपरली देखना पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई हो रही है, ठीक है। जबकि जो लग्रांजियन मैकेनिक्स है उसमें आपको वेक्टर की जो प्रॉपर्टी है वो नहीं देखना पड़ती, ठीक है। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है, और भी इसकी डिफरेंट लिमिटेशन होंगी। ये चंद एक लिमिटेशन जो हैं, मेजर लिमिटेशन, वो आपको मैंने बता दी है जी। यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि आपने कहा कि न्यूटन ने स्पेस को भी जो है वो एब्सोल्यूट माना था, तो वो जो हम न्यूटन ने तो एक्चुअली अपनी सारी जो है मैकेनिक्स डेवलप की थी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बुनियाद पे। तो गैलीलियो ये कहता था ना, गैलीलियो के अंदर टाइम जो है वो एब्सोल्यूट था और स्पेस जो है वो एब्सोल्यूट नहीं थी, ठीक है। तो स्पेस एंड टाइम की जब हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि स्पेस एंड टाइम, या अगर प्रिसाइजली कहा जाए तो टाइम इज़ नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। लेकिन इसको इन जनरल हम ये कह देते हैं कि स्पेस एंड टाइम की जब बात करते हैं, स्पेस एंड टाइम इज़ नॉट एब्सोल्यूट जी। हाँ जी, नहीं एब्सोल्यूट तो नहीं है मेरे लिहाज से पूछने का मतलब ये है कि मेरा जो नज़रिया है वो पूछ रहे हैं या मेरी पोजीशन। इन दिस सेम फ्रेम, ठीक है, या इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, ठीक है। जब आप इनर्शियल फ्रेम की नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करेंगे ना, उसमें ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स आएंगे। ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स आने की वजह से टाइम एब्सोल्यूट नहीं रहेगा। टाइम तो एग्जिस्ट करता है डेफिनेटली, इल्यूजन नहीं है ये, टाइम तो एग्जिस्ट करता है। और मिन्कोस्की स्पेस टाइम जो सारी डेवलप हुई है तो उसमें टाइम प्रॉपर एक डायमेंशन लेती है। एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा जो समझ लेंगे आर्गुमेंट है ना, वो है आपकी मूवमेंट। इफ देयर इज नो मूवमेंट देयर इज नो टाइम। वो भी दूसरा टाइम का बुनियादी काम क्या है, वो चेंजेस की क्वांटिटी को मेजर करता है। वो चाहे सीधे पैटर्न के अंदर चेंजेस हो रही हैं या वो सूरज के आने जाने की वजह से चेंजेस हो रही हैं, मौसमों का आना जाना, समझ। अच्छा, कल सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। कल हमने अगला जो लेक्चर शुरू करना है ना, उसमें एक क्वांटिटी आती है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट।
तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में हमने टाइम जो है वो ज़ीरो ऑलमोस्ट कंसीडर करना है। हाँ जी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में तो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो है। तो टाइम जो है वो अली साहब जैसे बता रहे हैं, इनका जो है सब्जेक्ट भी है, तो लेकिन टाइम एग्जिस्ट करता है डेफिनेटली। इसकी मेरे ख्याल दूसरी एविडेंस बिग बैंग भी है। बिग बैंग, अब कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज़ बिफोर बिग बैंग, ठीक है, तो वहाँ पे फिर ये बताते हैं टाइम डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन वहाँ पे हम टाइम ज़ीरो लेते हैं। तो इस पे अलग से डिस्कशन हो सकती है सारी, इस बारे में कोई क्वेश्चन जो आज का टॉपिक है। चलिए मेरे ख्याल एंड करते हैं इसको। नो अभी है टाइम, सॉरी। चले मैं कंटिन्यू करता हूँ, मैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की तरफ आ जाता हूँ। बना लिए? चलें आप वो फिर वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी, तो अब जो अगला टॉपिक है वो शुरू करते हैं, कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के अंदर जो पहली डेफिनेशन है वो है फंक्शनल। लेट्स सी व्हाट इज फंक्शनल। वैसे कैलकुलस से तो आप फेमिलियर हैं, लेकिन कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के मीनिंग ये है, अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं कि इस सरफेस पे देखें, आपने किसी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जाना है, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जाने के लिए डिफरेंट पाथ्स होंगे। तो डिफरेंट पाथ में अगर आप एक्सट्रीमम, मिनिमम या मैक्सिमम की तरफ जाना चाहते हैं, या आप वो पाथ देखना चाहते हैं जिसमें टाइम मिनिमम चाहिए है, तो वो कौन सा पाथ होगा? वो पाथ सर्च करने के लिए आप जो कैलकुलस यूज़ करते हैं, दैट इज़ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। इसको ब्रैक-हिस्टोग्राम प्रॉब्लम भी कहा जाता है, जो भी मैंने एग्जांपल दी है, तो वो हम प्रॉपरली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है वो है फंक्शनल। फंक्शनल को अगर मैं सिंपली डिफाइन करूँ तो इसको कहा जा सकता है फंक्शन ऑफ फंक्शंस। अब फंक्शन ऑफ फंक्शंस के मीनिंग यहाँ पर क्या होंगे? लाइक आपके पास कोई क्वांटिटी है जो टाइम पे डिपेंड कर रही है। अब टाइम पे डिपेंड करने वाली कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? जैसे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। इसी तरह से जैसे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो टाइम पे डिपेंड कर रही। अब अनदर क्वांटिटी कोई ऐसी हो जो फर्दर वेलोसिटी पे या एक्सेलरेशन पे डिपेंड करे, ठीक है। जैसे कल मैंने आपको रिटार्डिंग फोर्स बताया था। अब रिटार्डिंग फोर्स क्या थी? रिटार्डिंग फोर्स वाज इक्वल टू k इंटू वी पावर n। तो इसको अगर मैं प्रॉपरली लिखूं एज अ फंक्शन, तो ये लिखा जाएगा v ऑफ t। अब यहाँ पे फोर्स किस चीज़ का फंक्शन है? फोर्स वेलोसिटी का फंक्शन है, ठीक है। तो फोर्स एक एग्जांपल होगी फंक्शनल की, क्योंकि फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है और वेलोसिटी फर्दर टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो फोर्स को आप फंक्शनल का नाम दे सकते हैं। किसका? हाँ जी, फंक्शनल। मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हैं जी। फंक्शनल के लिए वो यूज करते हैं ना, वो हाँ, अच्छा।
तो ये चलें फोर्स यहाँ पे हम एज अ फंक्शनल ले रहे हैं, तो ये फंक्शनल सिंपल इसकी डेफिनेशन फंक्शन ऑफ फंक्शंस होगी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो टाइम है, ये टाइम होना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे और भी कोई कोऑर्डिनेट हो सकता है, ठीक है। तो उस पर मैं बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कुछ डिफाइन कर दूँ, ठीक है। क्योंकि अब हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के बाद जो आगे जाएंगे वो लाग्रांजियन मैकेनिक्स की तरफ जाएंगे। तो लाग्रांजियन मैकेनिक्स के अंदर और जर्नलाइज कोऑर्डिनेट अभी मैंने जो इंट्रोड्यूस करवाने हैं, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको डिफरेंट जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं उनका आइडिया होना ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। देयर आर मैनी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, लेकिन जो कॉमनली यूज़ होते हैं वो मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। उसमें पहला है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और दूसरा है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और तीसरा है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इनमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको कन्वर्जन आनी चाहिए कि आपने कार्टेशियन से स्फेरिकल में कैसे जाना है, ठीक है, सिलेंड्रिकल के अंदर कैसे जाना है। अगर ये कन्वर्जेंस आती है फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करना मुश्किल नहीं होगा। अगर सिंपल एक पोजीशन वेक्टर में लिखूं डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैं मेंशन कर देता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई एंड जी। स्फेरिकल जो कोऑर्डिनेट्स होंगे आर थीटा एंड फाई, और सिलेंड्रिकल के कोऑर्डिनेट्स होंगे रो फाई एंड जी। ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अच्छा जी, अब इनको यूज़ करके अगर मैं स्फेरिकल लिखना चाहता हूँ, कार्टेशियन को यूज़ करके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स लिखना चाह रहा हूँ, कन्वर्जेंस। मेरा ख्याल ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, उससे तो आप फेमिलियर हैं कि ये कैसे ड्रा किए जाते हैं। ये एक आप जो है स्पेस के अंदर ड्रा कर सकते हैं, और स्फेरिकल एक स्फीयर के अंदर, सिलेंड्रिकल एक सिलेंडर के अंदर ड्रा कर सकते हैं। तो इसके अगर कन्वर्जेंस देखी जाए, आर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, एंड z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो ये कार्टेशियन से आपने अगर स्फेरिकल से जाना हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। और इसी तरह से अगर देखा जाए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू रो कॉस फाई, एंड y इज इक्वल टू रो साइन फाई, एंड z इक्वल टू z। ये z की कोई कन्वर्जन नहीं है, z सिंपल z के ही इक्वल होगा इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की कन्वर्जेंस है। अब आते हैं जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स की तरफ, ठीक है। ये पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स हैं। इसके बाद अब बात करते हैं जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स की। तो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट की प्रॉपर डेफिनेशन यूं की जा सकती है, अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स required to specify the configuration of a mechanical system that is called generalized coordinates. अब एक मैकेनिकल सिस्टम है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने उसको डिफ़ाइन करना है सिस्टम को।
तो उसके लिए जितने भी कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर होंगे वो एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा सिचुएशन ऑफ द उस पे सिचुएशन ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम पे, ठीक है। इसमें अगर एग्जांपल्स ली जाएं, फॉर एग्जांपल एक अगर बात करें कि लीनियर मोशन है, जैसे अबेकस है, बीड ऑन अबेकस, ठीक है। तो अबेकस के अंदर जो बीड्स मूव करती हैं वो सिंपल एक लाइन के अलोंग मूव करती हैं, ठीक है। जब वो एक लाइन के अलोंग मूव करती हैं, उस पूरी कॉन्फ़िगरेशन को सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कोऑर्डिनेट से डिफ़ाइन किया जा सकता है। तो इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे वो ओनली होगा इसका स्पेस कोऑर्डिनेट z, ठीक है। और साथ इसके जो एसोसिएटेड है वो इसका वेलोसिटी कोऑर्डिनेट होगा z डॉट, ठीक है। तो इन दो के ज़रिए आप इस पूरे सिस्टम को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वो तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी ना कि बीड्स के मूव कर रहा है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, मैं भी इसको जनरलाइज करूँगा। मैंने ना तो ये मेंशन किया है कि ये कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, ठीक है, और ना ये मेंशन किया है कि किस एक्सिस के लॉन्ग है। जो एग्जांपल आपके जहन में बनी है अभी के अबेकस के अंदर बीड मूव कर रहा है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो उसके मुताबिक ये जी शो किया जा सकता है। और अगर बात की जाए अ सिंपल पेंडुलम, अब सिंपल पेंडुलम के अंदर क्या है, एक बॉब है जिसको अटैच किया गया है एक स्ट्रिंग के साथ, और स्ट्रिंग जो है वो फिक्स है किसी भी सपोर्ट के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सिंपल पेंडुलम है, ये मूव करके यहाँ पे आ सकता है, इसकी लेंथ L है, और ये जब मूव कर रहा है तो ये कुछ एंगल स्वीप कर रहा है, ये जो एंगल है थीटा है। तो इस सिस्टम के अंदर ओनली आप एंगल थीटा डिफाइन कर दें तब भी इस पूरे सिस्टम को, सिंपल पेंडुलम को डिफाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है वो थीटा और फिर उसके साथ एसोसिएटेड थीटा डॉट होगा। लेकिन एक और भी मेथड है इसको लिखने का। दूसरा मेथड इस सिंपल पेंडुलम को लिखने का क्या है, ये जो है इसकी कोई इनिशियल पोजीशन है, ये मूव करके अगर यहाँ पे चला जाता है, ये इसकी कोई फाइनल पोजीशन है। यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट हैं x1 एंड y1 है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2। यानी कि अगर x और y कोऑर्डिनेट्स डिफाइन किए जाएं तब भी इस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन लिखी जा सकती है। तो इसके अंदर जो दूसरे पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स हैं वो x एंड y और फिर इनके x डॉट एंड y डॉट। अब अगर देखें, मैंने यहाँ पे लिखा है सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ मैकेनिकल सिस्टम। यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात नहीं की है। तो अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ किया जाए, इसके अंदर डिफरेंट जनरलाइज कोऑर्डिनेट बने हैं, और अगर यूज़ किया जाए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, या प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसके अंदर डिफरेंट सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स बने हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं ये डिसाइड करने का कोई यूनिक मेथड नहीं है। इसको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपने किसी देखा है कि दो बन रहे हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट, और उसके साथ फिर वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स एसोसिएटेड है। और इसी को अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो सिर्फ थीटा और थीटा डॉट बन रहा है, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट फिक्स नहीं कर सकते। नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट वेरी करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ, ठीक है। किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर और होंगे और दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर और होंगे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स बने, ठीक है। अब अगर आप कुछ एग्जांपल्स देखें, उसके अंदर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स सेम भी इक्वल भी बन सकते हैं, ठीक है। एक के अंदर, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर दो कोऑर्डिनेट है, दूसरे के अंदर भी दो ही कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। तो कोई यूनिक मेथड नहीं है
जनरलाइज कोऑर्डिनेट डिफाइन करने का। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ये है कि ये स्पेसिफाई करे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम को। और अब यहाँ पे देखें तो ये पोजीशन कोऑर्डिनेट है, ये वेलोसिटी कोऑर्डिनेट है। जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं उसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को ही डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे पोजीशन के साथ साथ वेलोसिटी कोऑर्डिनेट को भी डिस्कस किया गया। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट का मीनिंग सिर्फ पोजीशन कोऑर्डिनेट नहीं होंगे, इसके साथ वेलोसिटी कोऑर्डिनेट भी हो सकते हैं, इवन ये टाइम कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, कोई और दूसरा कोऑर्डिनेट हो सकता है। तो इसी वजह से इसको जनरलाइज कोऑर्डिनेट का नाम दिया जाता है कि ये स्पेसिफाई नहीं है कि पोजीशन कोऑर्डिनेट है ओनली। टेम्परेचर जो है वो स्टेट ऑफ द सिस्टम को बिल्कुल यूज़ हो सकते हैं, वो वेरी करेगा डिफरेंट मैकेनिकल सिस्टम के अंदर। हाँ, मैकेनिकल कोऑर्डिनेट ही हम लेंगे, टेम्परेचर यहाँ पे नहीं हो सकता, थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर वो हो सकता है। स्टेट ऑफ द सिस्टम जिन जो है इसको कहा जाता है डायनामिकल वेरिएबल्स, ठीक है। तो डायनामिकल वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगी, जिन डायनामिकल वेरिएबल पे स्टेट डिपेंड करेगी वो तमाम डायनामिकल वेरिएबल यहाँ पे लिखना होंगे, ठीक है। तो ये इसके अलावा एक और भी एग्जांपल जैसे ये है जी कपल्ड पेंडुलम सिस्टम। अब कपल्ड पेंडुलम सिस्टम क्या है? कपल्ड पेंडुलम सिस्टम ये है कि ये एक कोई स्पोर्ट है, इस स्पोर्ट के साथ आपने एक पेंडुलम ये हैंग किया है और इसके साथ अटैच अनदर पेंडुलम है, यहाँ पर एक और पेंडुलम आपने अटैच कर दिया। अब जब इनको मूव करवाया जाएगा, इनको ऑसिलेट करवाया जाएगा, इसमें ये ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करके फॉर एग्जांपल आप इसको यहाँ पे ले आए हैं, यहाँ पे जब ले आए हैं तो ये इसने एंगल स्वीप किया है लाइक θ1, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि इसके साथ अटैच है तो ये वहाँ पर नहीं रहेगा, बल्कि मूव करके हो सकता है कि ये राइट साइड पे मूव करे, हो सकता है लेफ्ट साइड पे मूव करे, वो डिपेंड करेगा मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पे। लेकिन इसकी पोजीशन भी चेंज होके कोई डिफरेंट बन सकती है। फॉर एग्जांपल ये पोजीशन बन की इसकी चेंज होके, तो ये इनिशियल पोजीशन के साथ अगर इसका एंगल देखा जाए, ये वाला जो एंगल इसने कवर किया है लेट्स सपोज θ2 है, तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए हैं θ1 और θ2 इस मैकेनिकल सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, और फिर उसके साथ एसोसिएटेड इनके जो है वेलोसिटी कंपोनेंट वो भी आ जाएंगे। तो जो कपल्ड पेंडुलम है इसके अंदर θ1 एंड θ2 देन θ1 डॉट एंड θ2 डॉट। जी जी तो फिर जाहिर है जब एक चीज के ऊपर आप वेट ज्यादा डाल देते हो तो वो उस तरह से मूव तो नहीं ना करती जब वो अकेली मूव कर रही होती, तो बिल्कुल एंगल छोटा नहीं होगा, θ1 एंगल θ2 से छोटा नहीं रहेगा। यहाँ पे नहीं इंडिपेंडेंट है, मैंने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन बताए ना, तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जब देखेंगे तो दोनों कंडीशंस आ सकती हैं। तो लेकिन वो कल मैंने बताया था, खैर इसको हम इन डेप्थ तो डिस्कस नहीं करेंगे ऑसिलेशंस को, तो लेकिन यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और अभी मैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की तरफ जब आऊँगा तो बताऊँगा कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे, कौन से जो है डिपेंड नहीं करते। तो यहाँ पर ये कंडीशन नहीं अप्लाई की जा सकती कि θ1 जो है θ2 से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो ये इंडिपेंडेंट है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स इंडिपेंडेंट, बल्कि मैं मेंशन कर देता हूँ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। जैसे उसमें एक्स और वाई आपने जब बता दिया होगा कि एक्स और वाई दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, तो उनमें भी एक ही इंडिपेंडेंट है एक्स और वाई में से भी, जो ये अगर इसको लिखा जाए एक्सपैंड करके x इज इक्वल टू, ये अगर लेंथ l है l cos थीटा एंड y इज इक्वल टू l sin थीटा। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो ये दोनों x और y
वैसे तो नज़र आ रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये दोनों पैरामीटर थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये लीनियरली ये इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पे जी। तो देर आर मैनी अदर एग्जांपल्स ऑफ दी मैकेनिकल सिस्टम। तो मैकेनिकल सिस्टम की एग्जांपल्स के लिए अगेन मैं आपको ये बताऊंगा कि इस बुक का जो चैप्टर नंबर 3 है, तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर ऑलमोस्ट जी 20 प्रॉब्लम्स सॉल्व किए गए। तो वो डिफरेंट है, ऐसे ही प्रॉब्लम है जिसमें सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं। तो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स जब आप डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद फिर लग्रांज इक्वेशन अप्लाई करके, जो हम डिराइव करेंगे, लग्रांज इक्वेशन अप्लाई करके इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं। ठीक है, तो आप ये जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिए हुए हैं इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट के बाद एक आखिरी चीज़ मैं आज बता दूँ कि कंस्ट्रेंट यहाँ पर क्या चीज़ है। चलें फिर कल पे मेरा ख्याल छोड़ लेते हैं, क्योंकि कंस्ट्रेंट के साथ फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बताना पड़ेगा। एक्चुअली वो मेरा ख्याल है कि जो टॉपिक है ज़्यादा जी जी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये पता चल जाते हैं फिर सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम को सॉल्व करना मुश्किल नहीं रहता। मैं थोड़ा सा उनको लाइव उधर भी सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा वो पहले से इसमें मैंने जैसे अभी सजेस्ट कर दिया कि इस बुक के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दिए हुए हैं। इसी तरह से अगर आप लिबॉफ, क्वांटम मैकेनिक्स बाय लिबॉफ, वो देखें, उसके चैप्टर 1 में भी ये प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। ठीक है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम और जनरलाइज कोऑर्डिनेट है उसके पहले चैप्टर में भी ये प्रॉब्लम दिए हुए हैं। और इसी तरह मैरियन, ठीक है, क्लासिकल डायनामिक्स बाय जेबी मैरियन, उसमें गोल्डस्टाइन में, तो इन तमाम बुक्स के अंदर काफ़ी प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिए हुए। तो आप उसको पहले एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, तो कल इंशाल्लाह यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। गोल्डस्टाइन ने एक्सप्लेन भी अच्छा किया हुआ है। जी काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ, बल्कि तो उसने जो है कंस्ट्रेंट को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है और डिफ़िकल्टीज इन कंस्ट्रेंट वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है।